हेलो एंड वेलकम टू फिज़िकल एजुकेशन विद आशीष। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ये टॉपिक सारे फिज़िकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ये आपके डायरेक्ट सिलेबस में है। और जैसे हम लोग को पता है कि हमारा जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, डिटेल में हम लोग को आंसर लिखने रहते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग सारे ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जिससे डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, और फिर एंड में हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे जो क्वेश्चंस जिससे बनते हैं। अर्ली फिजिकल एजुकेशन, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ इट डेवलप्स द टोटल पर्सनैलिटी। एजुकेशन का मतलब होता है लर्निंग। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसको हम लोग एजुकेशन कहते हैं। और पुराने समय में ध्यान दीजिएगा कि ये डेफिनेशन हम लोग फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन, अर्ली फिज़िकल एजुकेशन की डेफिनेशन हम लोग समझ रहे हैं। तो उतने समय जो एजुकेशन, जो लोग पीपल दे यूज टू एजुकेट देमसेल्फ, जो उनका लर्निंग का प्रोसेस होता था थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, शारीरिक एक्टिविटीज़ के थ्रू लोग जो चीज़ लर्न करते थे वो सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन में आ जाती थी। और उसके बाद इससे इट डेवलप्स द टोटल पर्सनैलिटी, और इससे टोटल पर्सनैलिटी डेवलप होती थी। टोटल पर्सनैलिटी को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब हम लोग पर्सनालिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि इस आदमी की पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, तो लोगों को लगता है कि 6 फीट का होगा, अच्छी बॉडी होगी। इसी से हम लोग समझते हैं कि किसी की पर्सनालिटी अच्छी है। लेकिन अब सुनिए, अगर वो इंसान जो 6 फीट का है, उसकी अच्छी बॉडी है, वो मेंटली इल है, उसको कोई भी आसानी से उल्लू बना के उससे कुछ भी काम करवा सकता है, तो फिर वो टोटल अच्छी पर्सनैलिटी नहीं कहलाएगी। क्लियर बात यह है, एक ओवरऑल डेवलप पर्सनैलिटी बनाने के लिए, टोटल पर्सनैलिटी बनाने के लिए इंसान को सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी फिट होना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप ये समझ लीजिए, कोई इंसान है, वो आपको नाटा सा दिख रहा है, पतला दुबला सा है, लेकिन वो पढ़ाई में तेज और दिमाग से शार्प है, और वो आईएएस या पीसीएस है। तो उसके पास पावर तो है, लेकिन उसको लोग दूर से ऐसे कैसे जज कर लेंगे कि ये तो पतला दुबला सा है। तो जो बात हमें समझनी है, अगर हमें टोटल पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो हमें ना ही सिर्फ मेंटली फिट होना है, फिजिकली भी फिट होना है। और किसी भी एक चीज़ में आप फिट रहेंगे तो आप टोटल पर्सनालिटी नहीं गेन कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स देख ले रहे हैं। पहला है प्रमोट फिटनेस। ठीक है, सबसे पहली ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन की या फिजिकल एक्टिविटी की यही होती है कि हमें फिटनेस को प्रमोट करना है। उसके बाद है अलर्टनेस, जिसका मतलब होता है चौकसी या चौकन्ना रहना, आप जानते हैं। और थर्ड हो जाता है हमारा स्किल्स, मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जिसे हम जानते हैं कौशलता को बढ़ाना। फिज़िकल एक्टिविटीज़ की शुरुआत काफ़ी प्राचीन समय से ही हो चुकी थी, एंशिएंट टाइम से ही, और दुनिया भर में हो रही थी। और अगर हम बात करें अपने भारत की, तो एंशिएंट इंडिया में प्राचीन समय से ही कई फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी। जैसा कि आप जानते हैं योगा में कई फिज़िकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। उसके बाद ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स चलता था, मार्शल आर्ट्स, और रेसलिंग चलती थी जिसे हम कुश्ती के नाम से जानते हैं। एंशिएंट चाइना में कुंग-फू जैसा कॉम्बैट स्पोर्ट्स चलता था, और कई अदर एक्सरसाइजेस थी विच वर रिलेटेड टू हेल्थ। और फिर जब हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो साफ बात है हम लोग फिज़िकल एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं। और फिर हम एंशिएंट ग्रीस की बात करें तो यहाँ से तो ओलंपिक्स ओरिजिनेट ही हुआ था, और जो पूरा भरा हुआ है फिज़िकल एक्टिविटीज़ से। फिर हमारा आ जाता है रोमन एंड मेडिवल एराज। तो जो रोमन्स थे, रोमन्स यूज़ फिज़िकल एजुकेशन इन देयर मिलिट्री ट्रेनिंग। वो पूरे प्रॉपर डाइट, प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करते थे और अपने मिलिट्री को ट्रेन करते थे। फिर हमारे मेडिवल पीरियड में फ़िज़िकल एक्टिविटी डिक्लाइन ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस। पहली बार हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में कुछ डिक्लाइन दिखाई दिया, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होने लगी पहले के मुकाबले, क्योंकि इतने समय रिलीजियस एक्टिविटीज़, साइंटिफिक इन्वेंशंस पे लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। लोगों के लिए नई चीज़ें ढूंढना उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। इसीलिए मेडिवल पीरियड में हम लोग को डिक्लाइन दिखता है फिज़िकल एजुकेशन या फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे। फिर थर्ड है रेनाइसेंस।
ये एक टाइम पीरियड है जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था। रेनाइसेंस का लिटरल मीनिंग ही होता है रीबर्थ। जो चीज़ें लुप्त हो गई हैं, अब चलन में नहीं है, लोग उसको वापस से अपनाते हैं, ये मतलब है रेनाइसेंस का। तो जैसे फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बंद हो गई थी, बहुत हद तक कम हो गई थी, तो रेनाइसेंस जो यूरोप में हुआ था, इस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि लोग वापस से फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे एम्फेसिस देने लगते हैं, फिर से फिज़िकल एक्टिविटीज़ का इम्पोर्टेंस समझते हैं और फिर से इसको अपना लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी में दुनिया भर में फ़िज़िकल एजुकेशन को लेके कई सिस्टम चलाए गए। उसमें से ये 3 आपके सामने मेन सिस्टम्स हैं जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्केल पे लोगों के पहचान में ये स्टार्ट किए गए। पहला हो गया जिम्नास्टिक्स, जो फ्रेडरिच जॉन ने स्टार्ट किया था जर्मनी में। और आप जानते होंगे कि जिम्नास्टिक्स एक वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स है। इंडिया में भी इसके कई एथलीट्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया और कई मेडल्स भी अचीव किए हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कि देयर वाज एन साइंटिफिक अप्रोच बाय फर्लिंग। फर्लिंग के द्वारा एक साइंटिफिक अप्रोच की गई थी स्वीडन में। किस चीज़ को लेके साइंटिफिक अप्रोच? फिज़िकल एजुकेशन को लेके। फर्लिंग ने यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन या फिज़िकल एक्टिविटीज़ को साइंस से रिलेट किया। साइंस उसका रिलेशन दिखाया, डॉक्यूमेंटेशन किया, थ्योरी दी। तो ये एक अप्रोच थी जो स्वीडन में की गई थी। अब थर्ड हम लोग देख लें कि फ़िज़िकल एजुकेशन को स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। हमारे भारत में, इंडिया में तो काफ़ी लेट में आया है फ़िज़िकल एजुकेशन स्कूल्स में, लेकिन आप देख लें कि यूके और यूएसए जैसे कंट्रीज़ में 19वीं सेंचुरी से ही फ़िज़िकल एजुकेशन स्कूल का एक सब्जेक्ट है अलग से स्पेसिफिक। और अब अगर स्पेसिफिक भारत की बात की जाए कि भारत में अर्ली फ़िज़िकल एजुकेशन कैसा था, तो उसको हम लोग ने 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड कर लिया है समझने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। ट्रेडिशन का मतलब आपको पता है परंपरा, जो परंपरा चली आ रही है। तो कुछ ऐसे यहाँ स्पोर्ट्स थे जो बहुत पहले से प्राचीन समय से भारत में चले आ रहे। तो पहला है इसमें मलखम्ब। ये एक स्पोर्ट्स था, अभी भी है, जो भारत में प्राचीन समय से है। इसमें एक पोल होता है बीच में, उस पोल के अराउंड लोग लटकते हैं, उस पर चढ़ते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं। फिर आपका योग है। योग से तो ऑलरेडी हम लोग सब फेमिलियर हैं। और जैसा आपको पता है कि इसमें भी कई तमाम तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, आसन्स होते हैं, तो इसमें भी फ़िज़िकल एक्टिविटी इन्वॉल्व थी। फिर हमारा रेसलिंग है। रेसलिंग हम लोग जानते हैं कुश्ती, जो हमारे भारत में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। भारत ने कई रेसलर्स, कई पहलवान दिए हैं। हमारे गामा पहलवान थे, दारा सिंह थे, जिन्होंने भारत का नाम वर्ल्ड वाइड एंशिएंट टाइम से रोशन किया है, आज ही नहीं। प्राचीन समय में जब बहुत कम स्पोर्ट्स हुआ करते थे, तो उतने समय भी भारत के जो पहलवान होते थे वो दुनिया में जाके और जगह कंट्रीज़ में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करते थे और जीतते भी थे। फिर सेकंड है कॉलोनियल पीरियड। ये वो पीरियड है जब हमारा भारत अंग्रेज़ों के शासन में था, जब यहाँ पे ब्रिटिश का रूल चलता था। तो उस टाइम पीरियड को हम लोग रिफ़र करते हैं कॉलोनियल पीरियड। और इसी समय कई वेस्टर्न स्पोर्ट्स जो हमारे नेटिव इंडिया के नहीं थे, वो इंट्रोड्यूस हुए इंडिया को, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ आके रहने लगे थे। तो जब वो आएंगे तो अपना कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और स्पोर्ट्स भी लेके आएंगे और यहाँ पे छोड़ के जाएंगे और यहाँ पे लोग उसको सीखेंगे। तो जैसे क्रिकेट हो गया, क्रिकेट भी एक वेस्टर्न स्पोर्ट्स है, हमारा खुद नेटिव इंडियन स्पोर्ट्स नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इंडिया क्रिकेट स्पोर्ट्स में कितना आगे है वर्ल्ड वाइड अभी प्रेजेंट टाइम में। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस वो टाइम पीरियड है जब इंडिया ने आज़ादी पा ली थी, इंडिपेंडेंस पा लिया था। और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है आज के प्रेजेंट तक, वो पूरा जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इस टाइम में भारत ने कई इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़ बनाई थी
स्पोर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इनमें से कुछ है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, AICS के नाम से जानते हैं हम लोग, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, MYS के नाम से जानते हैं, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI। ये सब कुछ बहुत फेमस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं जो आज भी सब चलते हैं और वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग सारे इम्पोर्टेंट टर्म्स को देखेंगे, जिससे आपके वन वर्ड या MCQs जैसे या वन लाइनर जैसे आंसर्स जो आपको मिलते हैं, क्वेश्चंस जो बनते हैं, वो इन सारे टर्म्स से बनते हैं। तो वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग पहले देखने जा रहे हैं जो हमारे एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड हैं। तो पहला हो गया अखाड़ा, जो हम लोग जानते हैं ट्रेडिशनल रेसलिंग जिम और ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पे पहलवान लोग ट्रेनिंग करते थे, कुश्ती करते थे। उस जगह को, उस अरीना को हम लोग अखाड़ा बोलते थे। सेकंड है व्यायामशाला, ये भी एक जगह है जहाँ पे लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते थे, प्लेस फॉर स्ट्रक्चर्ड फिजिकल ट्रेनिंग। थर्ड है योग, डिसिप्लिन फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हम लोग जानते हैं योग। फोर्थ है प्राणायाम, ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक इन योगा, योगा का एक पार्ट है जिसमें हम लोग ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की टेक्निक्स अलग अलग होती है, वो सीखते हैं। फिफ्थ है हमारा सूर्य नमस्कार, ये भी एक पार्ट है योगा का, सन सैल्यूशन योगा सीक्वेंस। सिक्स्थ है दंड, जो आज हम लोग जो पुशअप जिसको कहते हैं, हमारे भारत का एक अलग ट्रेडिशनल पुशअप है जिसको हम दंड के नाम से जानते हैं, ट्रेडिशनल पुशअप स्टाइल एक्सरसाइज। फिर बैठक है, बैठक का मतलब होता है जो हमारी स्क्वाट होती है लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए, डीप स्क्वाट एक्सरसाइज फॉर लेग स्ट्रेंथ। फिर है मलखम्ब, इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एरियल योगा एंड जिम्नास्टिक्स यूजिंग पोल और रोप। पोल या रोप पे जो फिजिकल एक्टिविटी है जो हमारे एंशियंट टाइम से चली आ रही है उसको मलखम्ब बोलते हैं। फिर है कलारी पायत्तू, एंशियंट मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला, ये केरला का एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। फिर है सिलम्बम, स्टिक बेस्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का एक कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसमें स्टिक से लोग कॉम्बैट या फाइट करते हैं। पहलवानी, इंडियन रेसलिंग स्टाइल प्रैक्टिस इन अखाड़ास, तो पहलवानी हम लोग जानते हैं। फिर है लेजिम, रिदमिक फोक डांस यूज फॉर एरोबिक फिटनेस, तो ये एक डांस स्टाइल है जो हम लोग अपने एरोबिक फिटनेस के लिए, एरोबिक फिटनेस जिसमें हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, एरोबिक एनारोबिक हमें पता है। फिर है चाउ, मार्शल डांस विद मिथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग, ये भी एक टाइप ऑफ डांस है जिसमें इस डांस स्टाइल से कोई कहानी को दर्शाया जाता है। इसमें लास्ट है गटका, सिख मार्शल आर्ट विद वेपन्स लाइक सॉर्ड्स एंड स्टिक्स, तो ये सिख लोगों का एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट मतलब वही कॉम्बैट स्पोर्ट जिसमें फाइट होती है, और इसमें दे यूज वेपन्स लाइक सॉर्ड्स एंड स्टिक्स का इस्तेमाल होता था। अब हम लोग एंशियंट ग्रीस की बात करेंगे कि एंशियंट ग्रीस में कौन कौन से टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है जिम्नेजियम, तो इट वाज अ प्लेस फॉर फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन के साथ मेंटल एजुकेशन पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता था जिम्नेजियम में। सेकंड है पैलेस्ट्रा, ये एक ट्रेनिंग एरिया फॉर रेसलिंग एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स, ये भी एक जगह, एक अरीना टाइप का है जहाँ पे रेसलिंग और कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते थे। थर्ड है ओलंपियाड, ओलंपियाड 4 ईयर इंटरवल बिटवीन ओलंपिक गेम्स, तो ये ओलंपियाड एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड है 2 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक गेम्स के बीच का। आपको पता है ओलंपिक्स हर साल नहीं होता है, 4 साल का गैप दिया जाता है, हर चौथे साल पे ओलंपिक्स होता है, तो इस टाइम पीरियड को हम लोग ओलंपियाड बोलते हैं। फिर फोर्थ है पेंटाथेलॉन, 5 इवेंट्स ओलंपिक कंपटीशन, लॉन्ग जंप, जैवलिन, डिस्कस, रनिंग, रेसलिंग। ये जो टर्म है ये कंपटीशन का टर्म दिया गया है, और इसमें 5, पेंटा का मतलब ही होता है 5, इसमें 5 गेम्स होते हैं, एथलेटिक इवेंट्स होते हैं जिसमें लॉन्ग जंप, जैवलिन, डिस्कस, रनिंग, रेसलिंग। फिफ्थ है कौन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और कॉन्टेस्ट, ये एक टर्म है, एक वर्ड है जो कॉन्टेस्ट को डिनोट करता है एंशियंट ग्रीस में। सिक्स्थ टर्म है हमारा एरीट, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस इन ऑल फॉर्म्स, माइंड एंड बॉडी,
ये जो टर्म है एरीट, ये एक तरीके का टाइटल है जो ऐसे लोगों को दिया जाता था जिन्होंने एक्सीलेंस गेन की हुई है माइंड एंड बॉडी, मतलब दे आर मेंटली एंड फिजिकली फिट, एक नॉट फिट, एक अच्छे लेवल के हैं जिनको एक्सीलेंट बोला जा रहा है, तो ऐसे लोगों को टाइटल दिया जाता था एरीट। सेवन टर्म है पेडो ट्राइब, फिज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर। जैसे आज के हमारे मॉडर्न टाइम में जो पीटीआई होते हैं स्कूल में, कोई भी कोचेज़ हैं जो आपको फ़िज़िकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर हैं आपके, तो एंशिएंट ग्रीस में ऐसे लोगों को पेडो ट्राइब बोला जाता था। हमारा एट्थ टर्म है हिपोड्रोम, अरीना फॉर हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग। तो ये भी एक तरीके का अरीना है, एक बड़ा सा ग्राउंड टाइप का है जिसमें हॉर्स की रेसेस होती थी और चैरियट रेसिंग, चैरियट जो रथ होते हैं, जो घोड़े के साथ जो रथ चलते हैं, उनकी जो दौड़ होती थी, रेस होती थी, तो वो अरीना जहाँ पे हॉर्सेस की रेस या चैरियट रेसिंग जो होती थी उसको हम लोग हिपोड्रोम बोलते हैं, एंशिएंट ग्रीस टर्म है। और फिर एक टर्म हमारा है लूडी, पब्लिक फेस्टिवल्स एंड गेम्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड ड्रामा। तो ये एंशिएंट ग्रीस में एक फेस्टिवल होता था जिसमें गेम्स और स्पोर्ट्स और ड्रामा सारी चीज़ें होती थी। और फिर है ग्लैडिएटर। तो ग्लैडिएटर क्या होता है? कॉम्बेटेंट ट्रेंड फॉर रोमन एंटरटेनमेंट फाइट्स। तो वहाँ पे बड़े बड़े अरीना होते थे रोम में, एंशिएंट ग्रीस में। तो जो फाइटर्स लड़ते थे अरीना के अंदर फॉर एंटरटेनमेंट, लोग अरीना में बैठ के देखते थे और उनका वो एंटरटेनमेंट का एक सोर्स था। जो राजा रहते थे वो बैठ के देखते थे, उनकी प्रजा देखती थी। तो जो फाइटर्स जो लड़ते थे उनको टर्म दिया गया है ग्लैडिएटर। और फिर है थर्मिया, रोमन बाथ हाउस विद फिजिकल एक्टिविटीज़ एरिया। तो ये एक बाथ हाउस टाइप की जगह है जहाँ पे लोग बाथ ले सकते हैं, नहा सकते हैं, और उसमें भी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ होने की फैसिलिटीज़ दी रहती थी। फिर है कैंपस मार्टियस, फील्ड फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स इन रोम। तो रोम में जो बड़े बड़े फील्ड्स होते थे जहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती थी, स्पोर्ट्स कंडक्ट कराया जाता था, इन्हें हम कैंपस मार्टियस के नाम से जानते हैं। फिर आ जाता है हमारा सर्कस मैक्सिमस, मैसिव स्टेडियम फॉर चैरियट रेसिंग एंड मास स्पेक्टिकल्स। ये बड़े बड़े स्टेडियम्स होते थे जहाँ वही रथों वाली दौड़, चैरियट रेसिंग एंड मास स्पेक्चुलेशन, और कई लोग स्पेक्टेटर्स रहते थे, दर्शक लगे रहते थे देखने वाले। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग एंशिएंट चाइना से जो रिलेटेड हैं उनके देख लेते हैं। पहला है कुंग-फू, मार्शल आर्ट यूज फॉर कॉम्बैट एंड डिसिप्लिन। हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कुंग-फू। ताई ची, स्लो फ्लोइंग मूवमेंट्स ऑफ बैलेंस एंड इनर पीस। ये भी एक मूवमेंट है जिसमें बैलेंसिंग और इनर पीस, जैसे हमारा योगा होता है कुछ हद तक, वैसे जो चाइना का है ताई ची। थर्ड है क्वी गोंग, ब्रेथ एंड मूवमेंट प्रैक्टिस फॉर एनर्जी एंड हेल्थ। जैसे हमारा प्राणायाम होता है जिसमें हम लोग ब्रीथिंग टेक्निक और कंट्रोल करते हैं हमारे हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, उसी टाइप की चीज़ है ये। लास्ट है हमारा एंशिएंट पर्शिया या मिडिल ईस्ट। अब कुछ इससे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे एंशिएंट पर्शिया मिडिल ईस्ट से रिलेटेड हैं। तो पहला है जोर खान, ट्रेडिशनल पर्शियन जिम विद रिचुअलिस्टिक स्ट्रेंथ एंड मार्शल ट्रेनिंग। तो ये जैसे हम लोग का अखाड़ा था जहाँ पे हम लोग, मतलब एक ट्रेडिशनल जिम टाइप का, तो वैसे ये इनका एंशिएंट पर्शिया या मिडिल ईस्ट लोगों का एंशिएंट जिम को हम लोग ये बोलते थे। फिर लास्ट आ जाता है पहलवानी, एंशिएंट पर्शियन रेसलिंग फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे भारत एंशिएंट इंडिया में भी पहलवानी टर्म इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मिडिल ईस्ट में भी या एंशिएंट पर्शिया में भी पहलवानी टर्म को इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे अर्ली फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है, सिलेबस में है, वो सारे हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। जहाँ तक टर्म्स की बात है तो आपको टर्म्स याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे नेटिव इंडिया के नहीं, तो याद करना मुश्किल हो सकता है। तो आपको स्पेलिंग के साथ वो याद होना चाहिए। और वीडियो के स्टार्टिंग में जो जितनी स्लाइड्स थी जो हम लोग समझ रहे थे, उससे आपके सारे डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। उन्हें आपको ध्यान से सुन के समझना है और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में आंसर आपको बनाने रहेंगे।
तो इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का यहाँ ख़त्म हो गया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।